हम इशारे किए। मैं जब भी मैंने आई रहमान साहब की तहरीर को पढ़ा तो उनका जो अंदाज और तहरीर का जो मिजाज और लहजा है वो ऐसा रैशनल और उसके अंदर ऐसा ठहराव होता था कि आप किसी भी लफ्ज़ को अलग नहीं कर सकते और हर लफ्ज़ ऐसा था कि जो कम से कम उसके अंदर कोई जज्बातियत उस तरह की नहीं होती थी कि वो आपके अंदर कोई हलचल मचाने के लिए। उनकी तहरीर खालिस्तन दिमाग के लिए होती थी और वो दिमागों को ही हदफ बनाते थे अपनी तहरीरों का। आइए रहमान साहब को के मिशन को आगे बढ़ाने वाले यहाँ बैठे हैं हमारे बहुत प्यारे बहुत शानदार जनाब हारिस खलीक साहब, उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत वक्त इन्होंने गुजारा और इसके दरमियान बहुत पुरवकार मोहब्बत का रिश्ता था। तो हारिस पहली आप जी बताइए, हमें ये सवाल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवेश आपका और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन इस्लामाबाद का। मैं आपको कुछ उनकी ज़रा शख्सियत के और जो ज़रा दिलचस्प और पहलू हैं उनके बारे में बताता हूँ, क्योंकि बहुत एक सोगवार फ़ज़ा होती है और मेरा ख्याल है कि जितने रेफरेंसेस रहमान साहब के हुए हैं मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उतने आसमा के भी नहीं हुए थे जो रहमान साहब के आलमगीर रेफरेंसेस हुए हैं। और उसमें अमर्त्य सेन साहब की एक बात मैं कोट करूँ, जैसे एक रेफरेंस पे वो भी मौजूद थे और मैं भी मौजूद था, तो अमर्त्य सेन ने कहा कि मेरी ज़िंदगी में एक ख्वाहिश थी जो अब पूरी नहीं हो पाएगी, वो ये कि आई सिट एट हिज फीट एंड गेट लेक्चर्ड। तो ये रहमान साहब का एक जो बहैसियत एक यानी इल्मी मकाम भी समझ लें और जो विजनरी जो थे और जो उनकी जैसे आपने बात की ज़फ़रुल्लाह ने कि आलमी तहरीकों के साथ बड़ी गहरी वाबस्तगी नहीं थी सिर्फ, बल्कि लोग उनसे मुशावरत करते थे कि क्या किया जाना चाहिए। बाबर साहब भी इसके बारे में आपको तफसील बताएंगे। तो ये तो उनकी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन ये बड़ी एक ज़िंदगी है 90 बरस की, कभी ना कभी तो जाना होता है। लेकिन हमारे दोस्त ये कहते हैं कि रहमान साहब के बारे में ये कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये कभी छोड़ के हमें जा सकते हैं, यानी एक जो इस तरह का और ऐसा छतनार दरख्त जिसके नीचे और पौधे और दरख्त उग सकें, क्योंकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि आम तौर पे तो जो छतनार दरख्त होता है उसके साए में घास भी नहीं उगती, पौधे क्या उगेंगे। और तो रहमान साहब ने तो उस दरख्त के नीचे इतने दरख्त लगाए और वो उगे इसलिए कि उनके जो शख्सियत के पत्ते थे उसमें से हवा और धूप दोनों मुस्तकिल आती रहीं, उनका साया ऐसा गहरा साया नहीं था कि हवा और धूप ना आए। तो ये तो एक अहम बात है जो कि बहुत ही यानी मैं समझता हूँ कि उस बात को दोहराया जाना चाहिए, चूँकि जो लोग मेंटल को पास नहीं करते या लोगों की तरबियत नहीं करते और इख्तलाफ को बर्दाश्त नहीं करते और अपने आप को यानी समझ लेते हैं कि उन तक ये सिलसिला ख़त्म हो जाए, जैसे हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के उस्ताद हैं, वही रवैया हमारे तरक्की पसंद दानिश्वरों का भी हो जाता है कभी कभार। तो उससे वो रहमान साहब बिल्कुल ऐसे नहीं थे। और जो बज़ला संजी है उनकी, उस पर एक आध संजीदा बात करने से पहले अगर आप इजाज़त दें, तो रहमान साहब की बज़ला संजी जो है, जो विट है, वो उसकी नज़ीर बहुत कम मिलती है। जो लोग उनके साथ वक्त गुजार चुके हैं या जिन्होंने उनके साथ सफ़र किया है, और मुझे ये बहुत एजाज़ हासिल है कि मैंने बड़ी काफ़ी अरसा दराज से मैं उनको 40-45 साल मतलब बहुत छुटपन से अपने जो है बचपन से उन्हें जानता हूँ, क्योंकि उनसे मेरे वालिद से उनके हज़ारों दोस्त थे, उसमें मेरे वालिदैन भी शामिल थे। लेकिन वो सफ़र मैंने उनके साथ किए हैं, मुल्क के अंदर भी मुल्क से बाहर भी। तो हमारे एक, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन हमारे एक बहुत ही सबके दोस्त हैं, तो वो उनकी लातादाद उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी है, उनकी लातादाद किताबें हैं, तराजिम हैं, तालीफ़ की है उन्होंने बहुत सी चीज़ों की कई ज़बानों में। तो एक दिन वो खाने पे हम थे सारे, तो रहमान साहब उनसे कहने लगे कि भाई फ़लाँ साहब, रात के खाने का वक्त हो गया और आज आपकी कोई ताज़ा किताब नहीं आई। तो ये मतलब एक तो ये, फिर एक और दोस्त है हमारे, तो वो उनकी तकरीब रुनुमाई थी किताब की। तो वो ये पहला वाक़या कराची का है, दूसरा इस्लामाबाद का है। तो उन्होंने उनसे कहा कि उनसे पहले मुकर्रिर ने, डॉक्टर आबिद सुलेरी थे गालिबन, उन्होंने ये कहा कि ये जो किताब है ये मुसन्निफ़ ने बीमारी के आलम में लिखी है।
तो जब रहमान साहब उसके बाद आए तो रहमान साहब ने कहा कि किताब के हम मुझसे जो पहले फाजिल मुकर्रर थे वो ये उन्होंने हमें बताया कि जो इस किताब के मुसन्निफ़ हैं उन्होंने किताब किसी आर्जे में मुब्तला थे इस दौरान लिखी है, और किताब के मतन से भी इस बात की तस्दीक होती है। तो ये यानी अब आप तो यानी इस तरह की उनकी इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। फिर एक अभी ये कोविड की वजह से आपने फौजिया ने उनकी सालगिरह का हवाला दिया, हमने बड़े मंसूबे बनाए कि 1 सितंबर 2020 को रहमान साहब खैर से 90 बरस के होंगे तो एक जश्न होना चाहिए, जश्न आइए रहमान, और उसमें उसके लिए हमने, लेकिन जाहिर है कि फिर वो कोविड की वजह से वो नहीं हो पाया और उनकी भी तबीयत अंदाज़ा नहीं होता था, वो आप में से किसी को बताते नहीं थे, लेकिन पिछले 1 बरस से मुसलसल तबीयत गिर रही थी, डिटीरियोरेट कर रही थी। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया 1 सितंबर को, तो वो फराज या हमारी जो दोस्त हैं और रफ़ीक कार हैं वो और कुछ और ख़वातीन उनके लिए फूल और केक लेके वहाँ पहुँची हुई थी। तो उन्होंने मेरी रहमान साहब से मेरी बात कराई, तो रहमान साहब कहने लगे भाई हमें बहुत खुशी है कि आपने बिलाखिर लाहौर को अपना पिंड समझ लिया है। तो मैंने कहा जी वो तो सर आपको पता है मैं तो मुझे तो बड़ी मोहब्बत है लाहौर से। कहने लगे नहीं मैं असल में ये कह रहा हूँ कि जब कोई लड़का पढ़ लिख जाए तो बस ईद बकरीद पे ही अपने पिंड आता है। तो मैं अगले दिन फिर चला गया लाहौर, क्योंकि मुझे गए हुए काफ़ी कोई इसकी वजह से काफ़ी दिन गुजर गए थे। तो बेशुमार इस तरह के उनकी बज़ला संजी के वाक़यात हैं। और अब ये जो आपने बात की कि मैं आपको मिसाल दूँ, अच्छा फिल्म का ज़ाहिर है उन्होंने एज अ फिल्म स्क्राइब यानी फिल्म क्रिटिक कह लें आप उसे या रिपोर्टर कह लें, वहाँ से अपने करियर का आगाज़ किया था पाकिस्तान टाइम्स से गालिबन, और वो सन 1990 में वहाँ उनकी जब वो चीफ एडिटर इन चीफ बन गए थे पाकिस्तान टाइम के बिटवीन 88 एंड 1990, तो उन्होंने जो कुल वक्ती सहाफ़त है आमिल सहाफ़ी के तौर पे 1990 में उन्होंने पाकिस्तान टाइम्स छोड़ा और वो ह्यूमन राइट्स कमीशन बहैसियत डायरेक्टर उस वक्त ज्वाइन किया उन्होंने। तो 30 अच्छा वो रिटायर हो गए थे ह्यूमन राइट्स कमीशन से पहले, वो 2008 तक डायरेक्टर रहे, उसके बाद वो कोई 8 बरस और सेक्रेटरी जनरल रहे, जो टर्म होती है सेक्रेटरी जनरल की, और वो उससे ज़्यादा रहमान साहब रहे। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है उनका, तो उनके जाने के बाद भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो उस वक्त कैसे होता। लेकिन 2016 के बाद वो हो गए एजाज़ी तर्जुमान ह्यूमन राइट्स कमीशन के, और एजाज़ी तर्जुमान वो यानी इस बरस तक मतलब 12 अप्रैल 2021 तक वो एजाज़ी तर्जुमान रहे। तो उनकी कोई 31 बरस की 30 बरस की, जैसे ज़फ़रुल्लाह ने कहा, उनकी एसोसिएशन है कमीशन के साथ, और उससे और इस दौरान चूँकि वो कॉलम भी हफ्तेवार पाबंदी से लिखते रहे, 8 अप्रैल को उनका आखिरी कॉलम छपा है, 12 अप्रैल को उनका इंतकाल हुआ है, या 9 अप्रैल को या 8 अप्रैल। तो ये एक पूरा एक मुसलसल काम, मुसलसल जद्दोजहद। अच्छा उनको क्रिकेट का भी वैसे बहुत शौक़ था। आजकल तो क्रिकेट की इस्तिलाहात वैसे ही बहुत मुस्तामिल हैं, बाबर साहब अगर इजाज़त दें, क्योंकि मैं तो वैसे भी हॉकी खेलता था, मुझे इतनी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन रहमान साहब को क्रिकेट से भी बहुत दिलचस्पी थी। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर उनके बारे में देखा जाए तो अगर हम जद्दोजहद में उनका कंट्रीब्यूशन देखें तो हमारे कुछ साथी, हम लोग खुद कुछ T20 के खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक छक्का मारा, उसके बाद अगले साल सीरीज़ का इंतज़ार किया, और कुछ लोग जो हैं वो वनडे खेलते हैं और 50-60 ओवर खेले, कुछ फिर उसके बाद ज़रा आराम किया, जिसको क्या कहते हैं वो ब्रेक ली आजकल, और फिर ब्रेक लेने के बाद तो जद्दोजहद में तो ब्रेक होती नहीं है। तो रहमान साहब जो थे वो टेस्ट के खिलाड़ी थे, और बल्कि टेस्ट मैच के भी क्या, टेस्ट सीरीज़ के खिलाड़ी थे, और वो उनको ये मालूम था कि अगर एक बॉल छूट भी गई या एक पर आपके मुखालिफ ने छक्का भी लगा दिया तो गेम इज़ नॉट ओवर। तो ये जो पूरा एक, और यही उनकी शख्सियत को, जैसे बड़े खिलाड़ी क्रिकेट के होते हैं, वो क्रिकेट के वाकई बहुत मतलब अभी भी वो कमेंट्री जब अभी आखिरी कोई सीरीज़ हो रही थी पाकिस्तान की, तो वो मुसलसल पूछते थे हमारे दफ्तर में जो इलियास साहब होते हैं कि भाई आपके पास टीवी लगा हुआ है रिसेप्शन पे, ज़रा देख के बताइए कि क्या स्कोर हुआ है। तो वो टेस्ट मैच की जो पूरी एक साइकी होती है ना, एक लंबा खेल खेलने की, मैराथन दौड़ने की, उसमें ये होता है कि आप मुहिमजूई नहीं करते, यानी आपका कोई माजरत खाना रवैया तो कभी नहीं होता, लेकिन आप मुहिमजूई नहीं करते। और जिसे मैं कहता हूँ कि जो कंपोजर है उनकी शख्सियत का, ठहराव जिसका आपने जिक्र किया, और वो आया वहीं से कि उनको ये मालूम है कि रातों रात कुछ नहीं बदलने वाला, और जो छोटे छोटे गेम्स हैं उन्हें कंसोलिडेट करो, आगे बढ़ो, और ये उसको यही उनके मिजाज में, इसलिए उनकी किसी फ़र्द से
जो ज़फ़रुल्लाह ने बड़ी अच्छी बात की कि किसी को पर्सनली अनॉय ना करें आप। तो वो हमेशा ये कहते थे कि मतलब जो आपका जो झगड़ा है वो इसीलिए किसी पे कोई ज़ाती हमला नहीं, कोई किसी किस्म की, उनके ऊपर लोग बहुत हमले करते थे। अब तो कुछ अरसे से वो कम हो गया था चूँकि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, लेकिन उन पर खासे लोग रकीक हमले करते थे। मैं ऐसी महफिलों में मौजूद रहा हूँ जहाँ उन पर लोगों ने कहा कि भाई अखबारी कॉलम लिख के ही अगर किसी मुल्क में दानिश्वर होने लगे, इस किस्म के, और बड़ी जितनी खुश असलूबी से, क्योंकि लोगों को एक इल्म ही नहीं है कि उनकी किताबें कौन सी हैं, और लोगों को ये भी इल्म नहीं है कि एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल क्या होता है, और वो हर तरीका इस्तेमाल करता है अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान में तो वो नहीं है ना, इस तरह की एक पसमानदगी तो है एक फ़िक्री और इल्मी, तो वो, लेकिन उन्होंने कभी किसी का जवाब नहीं दिया। और ये शायद फैज़ साहब से उन्होंने एक बात इक्तसाब उन्होंने किया था। तो ये बहुत सी उनमें जो ये कंपोजर की बातें और ठहराव, और फिर एक लंबी जद्दोजहद को समझना और उसके तकाज़ों को समझना, और 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक को समझना। तो मैं बस आखिरी बात, इस सिलसिले में बहुत किस्से हैं, मैं बोलता चला जाऊँगा सारी शाम, लेकिन इस सिलसिले में अर्ज़ करूँ कि जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की तहरीक है वो किसी एक कमीशन या किसी एक इदारे तक वाबस्ता नहीं है। हाँ, एक बात और इससे पहले, रहमान साहब ने, जो बाएं बाजू के लोग हैं उन्हें इस बात को का उनमें वो इसको एक बूर्जुआ कैपिटलिस्ट जो आइडियल्स का ही मूवमेंट समझते थे ह्यूमन राइट्स को, चूँकि मशरक़ी यूरोप और सोवियत यूनियन और चीन जो थे उसके वो हामी रहे, और वो ये समझते थे कि वहाँ चूँकि सिविल और पॉलिटिकल राइट्स पे आवाज़ उठाई जाती है तो ये एक, और अमेरिका और रेडियो फ्री यूरोप से लेके और वॉइस ऑफ अमेरिका से लेके BBC तक और DW तक उन चीज़ों को, ह्यूमन राइट्स के एजेंडा को सपोर्ट करता है, तो ये कोई बड़ा इंपीरियल एजेंडा है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो लेफ़्ट की जो एक तालीम की है रहमान साहब ने इस सिलसिले में कि इंसानी हकूक़ का एजेंडा असल में बुनियादी तौर पर, और हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ मुआशी हकूक़ का मामला भी इंसानी हकूक़ का बुनियादी मसला है, उसे इस तरह से नहीं देखा जा सकता। तो ये एक बड़ी अहम बात है, चूँकि लेफ़्ट में ह्यूमन राइट्स का एजेंडा वॉज कंसिडर्ड एन इंपीरियल एजेंडा, और ये इसको रहमान साहब ने बदला है अपनी तहरीर से, तकरीर से, गुफ्तगू से और अपने अमल से। और आखिरी बात मैं जो कह रहा था कि रहमान साहब की जो और का जो जाना है वो यूँ आप समझें कि 11 फरवरी 2018 को इंसानी हकूक़ के दफाकारों के हाथ से तलवार छूट गई, और 12 अप्रैल 2021 को जो ढाल थी हमारी वो भी गई। तो अब हम निहत्ते खड़े हैं, क्योंकि उससे पहले आसमा और अब रहमान साहब, तो एक हमारी तलवार थी और एक हमारी ढाल थे। तो जाहिर है कि ये बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन बहुत चीज़ें करने की हैं, और बात आगे बढ़ती रहेगी। प्रैक्टिकल होने की भी बहुत ज़रूरत है, ये भी मैंने रहमान साहब सीखा। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्से को ठंडा करते थे, भड़काते नहीं थे। क्या काम किया जा सकता है उसका उन्हें इदराक था कि ये काम मुमकिन है, ये काम मुमकिन नहीं है, और बैक वक्त तमाम मतलब चौमुखी नहीं लड़नी, फोकस बहुत ज़रूरी है। कौन सी चीज़ इस वक्त आपकी जो आप समझते हैं कि सबसे ज़्यादा अहम है, जिस पे आपकी तवज्जो मुर्तकिज़ होनी चाहिए। जैसे हम बात कर रहे थे कि चार्टर ऑफ डिमांड्स अगर हम इस वक्त बनाएं और उसमें ये भी लिखें कि पाकिस्तान में जो ब्लास्फेमी का कानून है वो भी बदल दिया जाए, लेकिन चार्टर ऑफ डिमांड इस वक्त फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे है, तो वो मामला जो है वो अलग-अलग मामलात हैं, वो दोनों काम आपको करने पड़ेंगे, लेकिन उन दोनों का हर काम पे फोकस होना चाहिए। कोई एक जनरल जो तहरीकों को जोड़े, मगर हर इवेंट और हर जो एक आपकी डिमांड है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ जो मुख्तदरा है उस तक पहुँचे और जद्दोजहद उसके गिर्द हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।